हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी का पार्ट फर्स्ट। ये हमारा डिस्क्लेमर है। सो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर को जैसे कि सारे चैप्टर्स हम लोग ने स्टार्ट किए हैं, एकदम बेस से। जो इसकी बेसिक डिफिनीशन है उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, VI characteristics of ohmic and non-ohmic conductors, series combinations of resistance, parallel combination of resistance और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसका जो बाकी है वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज जो ये थ्योरी है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट जो है हमारा वो कैसे डिफाइंड है। अगर हम सिर्फ करंट की बात कहें तो वो होता है फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। और जब बात आ गई इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो जाएगा कि जब चार्ज फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ वायर पर यूनिट टाइम। अब अगर चार्ज डेल्टा क्यू पास हो रहा है थ्रू द एरिया, किसी गिवन एरिया से, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एट यूनिफॉर्म रेट, तो हम करंट आई डिफाइन कर सकते हैं, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये करंट की हमारी हो गई डिफिनीशन। यानी कि अगर लेटर सपोज ऐसा कंडक्टर है और इस पर हमने एक जो एरिया है वो कंसीडर किया, यूनिट एरिया की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, एक एरिया कंसीडर किया, यूनिट की अभी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक एरिया कंसीडर किया। तो उस एरिया से अगर डेल्टा टी टाइम पर डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है, नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास हो रहा है, तो हम करंट आई डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइंड है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हम लेते हैं जिस डायरेक्शन पर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। बट एक्चुअल में किसी सर्किट में मेटल्स हैं हमारे, बैटरी है, मेटल है, और तरह तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज आयंस फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। तो यहां पर जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमने ये माना कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और वो जो डायरेक्शन है उसको ही हम लोग मान रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि ऐसा मानने से जितनी चीजें थी एक्सप्लेन हो पा रही थी, और ऐसा शुरुआत से ऐसा मानते आया गया, जिस वजह से ये हो गया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसके जस्ट अपोजिट में होता क्या है कि इसके निगेटिव टर्मिनल से चार्ज जैसे निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो एक तरीके से आप ये कहें कि जब हम बात करते हैं करंट की, या कन्वेंशनल करंट की, या इलेक्ट्रिक करंट की, जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही डायरेक्शन चूज करते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डिफाइंड है। जब हम स्पेसिफिकली ये बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के बारे में, तब जाकर हम ये कहते हैं कि वो जो फिर डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इसी में, ये चीजें तो आपको पता है, इसी में मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, और वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वहीं पर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उस पर भी कि जिस डायरेक्शन पर सबसे तेजी से पोटेंशियल घट रहा होगा उस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए जाएंगे तो वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर अगर हम एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब फिर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम इसको कहें कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हम जो रीजन है वो इस तरीके से देते हैं कि किसी जंक्शन में जब हम दो करंट्स जो कि मिल रहे हैं उनको सम अप करते हैं, तो वेक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, वेक्टर या फिर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसका यूज नहीं करते, सीधे सीधे हम लोग अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अब है करंट डेंसिटी, कि आखिर करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज करंट डेंसिटी। अभी हमने करंट के बारे में बात करी, करंट में हमने कोई एरिया कंसीडर नहीं किया, किसी भी एरिया से कितना भी जो चार्जेस है वो पास हो सकते हैं। वहीं पर जब हम क्या करते हैं, किसी भी यूनिट किसी भी एरिया की जगह पर जब यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया जाता है, तो करंट पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज करंट डेंसिटी। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी की अगर बात की जाए, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये डिफाइन होता है J बराबर I बाई ए जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, I है करंट। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से I करंट पास हो रहा है, तो हम I बाई ए करके करंट पासिंग पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, जिसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बनती है, क्योंकि करंट की हो गई एम्पियर, ये एम्पियर लिखा हुआ है, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन गई। अब अगर हम लोग क्या करें, वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी निकालना चाहें, यानी कि इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म निकालना चाहें जे का, तो कैसे होगा, क्या मिलेगा, जे इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा ई। क्या मिलेगा, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहां पर जो जे है वो करंट डेंसिटी वेक्टर है, या कह लीजिए कि ये करंट डेंसिटी है, जो जे है वो करंट डेंसिटी। तो यहां पर ये आपको ये जो सिग्मा दिखाई दे रहा है, आखिर वो सिग्मा क्या है। अगर अब सिग्मा की बात करें, तो सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इस सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, आप रेसिप्रोकल ले लीजिए और वो सिग्मा के बराबर आ जाएगा। फिर जब हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स पर, तो सिग्मा बराबर एनी स्क्वायर टाउ बाई एम ये निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, सिग्मा बराबर एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। तो ये जो सिग्मा है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो बन जाती है साइमन्स पर मीटर। कुछ लोग इसको साइमन्स पर मीटर में ओम पर मीटर को भी समझते हैं। फिर है यहां पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी की यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो होता क्या है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है और उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी गई है, तो चार्जेस जो उसके अंदर मौजूद है, जो कि फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट से मतलब है कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं, वो आसानी से विद इन द कंडक्टर मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो कंडक्टर को छोड़ के बाहर चले जाएं, वो विद इन द कंडक्टर आसानी से मूव कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडम डायरेक्शन पर ये मूव करते रहते हैं। जब इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं विद एन एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल जाता है वी डी बराबर माइनस ई ई टाउ बाई एम, जहां पर ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टाउ है यहाँ पर जो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है। टाउ को एक्चुअली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है? रिलैक्सेशन टाइम से मतलब है कि जब अ, एक पार्टिकल अभी चलना स्टार्ट किया, उसके बाद जाकर किसी से टकराया, ठीक है। अब जब ये टकरा गया उसके बाद देखिए, ये टकराने के बाद फिर से जब किसी पार्टिकल से जाकर टकराया है, तो जब पहली बार टकराया था और दूसरी बार टकराया था, उसके बीच जो समय है जब वो किसी से नहीं टकराया, वो समय उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अब एक पार्टिकल तो वहां है नहीं, वहां बहुत ढेर सारे पार्टिकल है, वहां यानी कि कंडक्टर्स के अंदर। तो कंडक्टर्स के अंदर जब बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे में बम्प करते हैं, और इस तरीके से फिर उनका कुछ सबका अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम निकल कर आता है, और एवरेज टाइम टाउ बराबर हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जो हमारा ई टाउ बाई एम, उससे हमारा वीडी डिफाइन है, ठीक है। अब अगर उसी वीडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें, यानी कि वीडी को ई से डिवाइड करने के बाद मॉड ले लें, तो म्यू बराबर हो जाएगा ई टाउ बाई एम। और इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये देखो, ये करंट है जो कि इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड लिखा गया है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखा गया है, जो कि एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हमें पता है कि जो ए है वो है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, या फिर कह लीजिए कि नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर्स तो पूरा कंडक्टर हो गया ना, डिवाइस हो गया। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन, ऐसे डिफाइन हो गया। वीडी जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ई है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फिर बात आती है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब फिजिकल कंडीशन सेम रहे, सच एज टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा आर केप्ट कॉन्टेक्ट, अगर आप उनको क्या रखें, कीप कांस्टेंट, तो क्या होगा कि जो करंट है आई, जो कि इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। यानी कि आई इज प्रोपोर्शनल टू बी, जिसको कि हम डायरेक्ट तो ऐसे रीअरेंज करके नहीं लिख सकते, बट हाँ, रीअरेंज करने के बाद वापस अगर कैलकुलेट करें तो वी प्रोपोर्शनल टू आई लिखा जा सकता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू आर आई। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी से हमें मिल गया वी इज इक्वल टू आई आर। अब यहां पर ये जो वी बाई आई है आर के बराबर, वो कांस्टेंट है। वो कैसा है? कांस्टेंट है। यानी कि आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड गिवन डायमेंशन। आर का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर। तो उस कंडक्टर का जो मटेरियल है, इस बात पर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी, और साथ में लेंथ विड्थ हाइट, इस तरीके से वो कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। जो एसआई यूनिट है करंट की, वो है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट है जूल पर कुलाम या फिर वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग ओम बोलते हैं, और डायमेंशन वो एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस थ्री ए टू दावर माइनस टू। ऐसा यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, और एक रजिस्टर मेरे पास 1 ओम का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 रजिस्टर्स कनेक्ट कर देने होंगे इन द सुटेबल अरेंजमेंट, तो आपको मिल जाएगा जो 100 ओम है वो। तो वहां पर क्या हमने देखा कि जब हम बल्क को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। वहीं पर ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकल कर आती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या करती है कि वो मटेरियल को डिफाइन करती है। यानी कि
ये कौन सा मटेरियल है, हम उसके रेजिस्टिविटी को देखकर बता सकते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल फैक्टर, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर इसके साथ साथ इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है यूनिट किया जा रहा है वो कैसा है। अब यहां पर हम क्या करें कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेक्टेंगुलर स्लैब को लें जिसपे कि उसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो लेंथ को अगर दुगनी करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो दोगुना हो जाता है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को दोगुना करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जा रहा है। तो वो तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, रेजिस्टेंस क्योंकि डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी तरीके से हमने ये जो रेजिस्टेंस मेजर किया है इसे डायमेंशन वाले टर्म्स हटा दें तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास बचेगी वो पूरी की पूरी मटेरियल की होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो हमने ये देखा कि जो आर है वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यानी कि एल के बढ़ने पर आर बढ़ेगा, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, यानी कि ए के बढ़ने पर आर घटेगा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए बन जाएगा। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इक्वल का साइन लग जाता है, और आर बराबर बन जाता है रो टाइम्स एल बाई ए। यहां पर ये जो रो है इसी कांस्टेंट को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी। अब यहां पर क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसको हम लोग यहां पर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहां पर जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कि हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये पूरी तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, और ये एल ए और आर पर डिपेंड नहीं करता। जो रो है वो डिपेंड करता है एम एन ई और टाउ पर। तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स देखें जैसे कि कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि आसानी से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने देते हैं। जो इनमें रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है सारे के कंपैरिजन में। इसके एग्जांपल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। ये इंसुलेटर्स की अगर हम बात की तो इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजिली। जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, और डेली एग्जांपल्स हैं हमारे जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। इनका जो रेजिस्टेंस है वो इंटरमीडिएट वैल्यू का होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे सिलिकॉनियम, सॉरी सिलिकन और जर्मेनियम। सिलिकन और जर्मेनियम मिलकर सिलिकन, सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम। अब कंडक्टर्स जो है उनका रोज लो रेजिस्टेंस होता है और हाई कंडक्टिविटी होता है। इंसुलेटर का हाई रेजिस्टेंस होता है और लो कंडक्टिविटी होता है। अब सेमीकंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस एंड देयर कंडक्टिविटी कैन बी अल्टर्ड। अब यहां पर ये जो इसकी कंडक्टिविटी वो कैसे बदली जा सकती है, सेमीकंडक्टर्स पहली बात तो मॉडरेट रेजिस्टेंस की आ रहे हैं, फिर उनमें जो कंडक्टिविटी है उसको भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, इसको आप अपने जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए ऐसा समझिए कि एक तो तरीका है कि अगर हम इसके रेजिस्टेंस को घटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है तो इसको घटाने के लिए हम जो इसका टेम्परेचर है, जैसे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मेटल है। मेटल में क्या होता है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो कंडक्टर्स पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है या रेजिस्टिविटी कम होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी ऑल्टर की जा सकती है।
अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि अगर हम तरह तरह के यहां पर मटेरियल्स देखें तो उनमें क्या होता है, किसी की रेजिस्टिविटी बहुत कम, किसी की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। कोई क्या हो रहा है वहां पर कि एक परफेक्ट इंसुलेटर की बात हो रही है, या एक ऐसे डिवाइस की बात हो रही है जो आसानी से सारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर दे। तो अ परफेक्ट कंडक्टर वुड हैव जीरो रेजिस्टिविटी एंड अ परफेक्ट इंसुलेटर वुड हैव इन्फिनिटी रेजिस्टिविटी। भले ही ये सारी आइडियल लिमिट्स है कि परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ऐसा हमने मान लिया। दो दीज आर आइडियल लिमिट्स, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस हैज अ वेरी वाइड रेंज। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, जो कि 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर। while insulator like glass and rubber have resistivity some 10 to the power 18 times or even greater। तो यहाँ पर आप कुछ जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर जो हमारे पास मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी थी, कॉपर उसकी कितनी, एल्यूमिनियम उसकी कितनी, टंगस्टन, ये सब आपके जो एनसीईआरटी बुक है उस पे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ऐसे सब्सटेंस जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, उन्हें कहा जाता है ओमिक रेजिस्टर्स, जैसे कि मेटल्स एंड एलॉयज। जबकि कभी कभी क्या होता है कि वही सब्सटेंस जो है हमारे पास वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और उनको कहा जाता है नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, थर्मियोनिक ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर्स एक्सेट्रा। तो ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर क्या हो कि करंट की वैल्यू यहाँ पहुंच रखा हो, ठीक है। अब उसी समय हम देख रहे हैं वोल्टेज, तो हमारा कुछ वी बाई आई बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर वी बाई आई निकाल लें, यहाँ पर भी वी बाई आई निकाल लिया जाएगा, तो क्या होगा कि स्लोप इसका डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, हर एक रीजन पर स्लोप डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो स्लोप डिफरेंट का मतलब कि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसा हम मानकर चल रहे थे कि रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ओके। दूसरी चीज, यहाँ पर जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कांस्टेंट से भी आगे चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो भी ओमिक सब्सटेंसेस को या ओमिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ओमिक रेजिस्टर या ओमिक सब्सटेंस या ओमिक लिमिट तभी तक है जब तक V प्रोपोर्शनल टू I रहे। अब क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसको आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है पहले, दूसरे और तीसरे कंपोनेंट के क्रॉस, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो टोटल जितना भी वोल्टेज यहाँ पर लगा हुआ है वो तीनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। ओके। तो अब क्योंकि ये सीरीज पर है, करंट सेम होता है, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस यहाँ पर जैसे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज निकल कर आ रही है। ये क्यों निकल कर आ रही है? वो इस वजह से कि जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो इधर अपनी वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ब्रेक कर लेता है, और जबकि करंट जो है वो इस तरीके से एक ही बना रहता है। फिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स के क्रॉस, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो इधर वाला है, इनके उस पे जब हम कई ढेर सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहलाता है। अब इसी में ही हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। तो निकल कर क्या आता है कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अप टू इस तरीके से 1/RN तक चलता रहेगा। अब है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा है ये कि जो रेजिस्टेंस है
या फिर जो रेजिस्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में ये बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक तरीके के मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं, ये दूसरे तरीके के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, ये तीसरे तरीके के मटेरियल, सबका जो स्लोप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सबका शेप डिफरेंट डिफरेंट है। अब बात आ रही है कि जैसे मान लीजिए आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा नॉट प्लस रो नॉट 1 प्लस थीटा, इसमें क्या हो रहा है, पी नॉट जो है वो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री की वैल्यू है, और वहीं पर जो कैपिटल आर नॉट है वो वैल्यू है यहाँ पर रेजिस्टेंस का, ठीक है, आर नॉट कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस। आर थीटा और जो रो नॉट है वो थीटा डिग्री सेल्सियस पर अ, है, ठीक है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। तो आइए ये जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या दिया हुआ है वो समझिए। अ वायर ऑफ लेंथ L and three identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in a time T. A number n of similar cells is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2L. The temperature of the wire is raised by the same amount delta T in the same time small t. The value of capital N. ऑप्शन है आपके पास A 4, B 6, C 8 और D 9। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक वायर की लेंथ L है और उस पर 3 आइडेंटिकल सेल लगा दिए गए जिसपे कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और उनको सीरीज पे करके लगाया। तो ड्यू टू करंट जो टेम्परेचर है वायर का वो रेज हो गया बाय डेल्टा टी इन टाइम स्मॉल टी। अ नंबर कैपिटल N of similar cell is now connected in series with a wire of same material and cross section of length 2L. The temperature of the wire is raised by the same amount delta T in the time T value of। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा डी वाला। कैसे होगा, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक सेटअप है कि एल लेंथ की वायर है, तीन जो सेल हैं आइडेंटिकल उनको सीरीज पर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर जो आर है वो हो गया रो टाइम्स कैपिटल एल बाई ए के, यानी कि इस वायर की जो लेंथ है वो हो गई रो एल बाई ए। अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो जो अगला केस है उस पे रेजिस्टेंस आर वन हो गया, यानी कि जब हमने लेंथ को 2L माना, तो आर वन बराबर हो गया रो 2L, और रो रो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो मटेरियल है वो नहीं बदला, ऐसा कहीं नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो वायर है उसका मटेरियल बदला है, सिर्फ बोला गया है कि लेंथ जो है वो 2 टाइम्स। तो आर वन बराबर हो गया रो टाइम्स 2L/A, यानी कि 2 टाइम्स आर। तो डेंसिटी की अगर बात की जाए, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। अब क्योंकि यहां पर अगर आप गौर से देखें वायर को क्या किया गया, वायर को कनेक्ट किया गया था जब करंट मतलब उस पर फ्लो हो रहा था, तो हीटिंग की वजह से वो ऐसे लेंथ उसकी बढ़ गई। तो हीटिंग की वजह से अगर लेंथ बढ़ रही है यानी कि वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, तो इसी चीज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये निकाल लेंगे कि एम बराबर ए एल डी, ये हो जाएगा, तो एम वन बराबर हो जाएगा ए टाइम्स 2L/D, यानी कि 2M। अब इस पे जो हीट प्रोड्यूस होगी पहले वाले केस में, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अ नंबर ऑफ n ऑफ सिमिलर सेल इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन बट ऑफ लेंथ 2L। ओके ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी तो सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी, और जो वॉल्यूम है वो बदल जाएगा, तो मास बदल जाएगा, यानी कि जो मटेरियल है वो सेम है, वायर सेम नहीं। यहाँ पर है वो कह दिया कि वायर की लेंथ 2L कर दी गई है, पहले वाले का सिर्फ टेम्परेचर रेज हुआ था, उसकी वजह से लेंथ में कितना फर्क पड़ रहा है उसकी बात नहीं हुई, मैंने उसको वैसे कनेक्ट कर दिया। तो नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट केस, एच वन बराबर हो जाएगा 3E² बाई R टाइम्स स्मॉल टी, यानी कि MS डेल्टा टी। सेकेंड केस पर
H2 बराबर हो जाएगा Ne² टाइम्स टी, यानी कि Ms टाइम्स 2 टाइम्स डेल्टा टी। पहली और दूसरी इक्वेशन से n बराबर 6 निकलकर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स और 100 वॉट, 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेन्स इज 220 वोल्ट्स। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज इज। ऑप्शन है आपके पास: ए 8 एम्पियर, बी 10 एम्पियर, सी 12 एम्पियर और डी है 14 एम्पियर। अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसपे 15 बल्ब हैं 40 वॉट्स के, 5 बल्ब हैं 100 वॉट के, 5 फैंस हैं 80 वॉट के और एक हीटर है 1 किलो वॉट का। तो जो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई का है वो है 220 वोल्ट। तो अगर हम एक फ्यूज लगाना चाहते हैं, वो कितने कैपेसिटी का होना चाहिए? यानी कि जो फ्यूज आते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज आते हैं, उनमें एक रेटिंग पड़ी होती है कि इतना करंट उससे अगर पास होगा तो वो जलेगा नहीं, इतना करंट पास होगा तो वो जलेगा नहीं या ब्रेक नहीं होगा। तो हमें वही जो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट है वो निकाल लेनी है और उससे थोड़ा सा ही ज्यादा वैल्यू वाला फ्यूज यूज किया जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ए बी सी डी में से? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी वाला। कैसे? तो टोटल पावर कंज्यूम्ड अगर हम यहां पर निकालें तो 15 टाइम्स 40 प्लस 5 टाइम्स 100 प्लस 5 टाइम्स 80 प्लस 1 टाइम्स 1000, पावर पी बराबर हो जाएगा 2500 वॉट। तो जैसा हम लोग जानते हैं, पावर होता है पी बराबर वी आई, तो आई बराबर हो जाएगा 2500 वॉट डिवाइडेड बाई 220, जिससे कि हमारा 125/11 यानी कि 11.3 एम्पियर्स निकलकर आ जाएगा। तो मिनिमम कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो 12 एम्पियर की होनी चाहिए इस मेन फ्यूज की, कि 11.3 तो हमें रिक्वायर्ड ही है। तो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता भी है इससे, मान लीजिए 11.4 होता है, 11.5 होता है, तो ऐसा ना हो कि ये तुरंत ब्रेक हो जाए। तो हमने एक मिनिमम वैल्यू जो ऑप्शंस में दिया था 12 एम्पियर, 11.3 से ज्यादा और पास से वैल्यू यही थी, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two electric bulbs marked 25 watt 220 volts and 100 watt 220 volts are connected in series to a 440 volt supply. Which of the bulbs will fuse? ऑप्शन है आपके पास: ए बोथ, बी 100 वॉट, सी 25 वॉट और डी है नीदर। तो अगर यहाँ पर आप देखें, दो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स की बात हो रही है, उसपे 25 वॉट लिखा है एट 220 और 100 वॉट लिखा है एट 220। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप 220 वोल्ट देंगे उस इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो वो 25 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। वहीं पर अगर आप 220 वोल्ट देंगे, जिससे दूसरा बल्ब है, तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। अगर उन्हीं को हम लोग कनेक्ट कर दे 440 वोल्ट वाली सप्लाई से, तो क्या होगा? अब दो इलेक्ट्रिक बल्ब की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगी? तो आंसर होगा जो उसके रेजिस्टेंस वगैरह है वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। और जब इस पर डिपेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जो अ, ने 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट लगाया है, तो पावर कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, पावर कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ेगा उससे हम चीज निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। कैसे? मान लिया हमने कि 220 वोल्ट पर 25 वॉट वाला और 220 वोल्ट पर 100 वॉट वाला, इसको कनेक्ट कर दिया 440 वोल्ट के साथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हम निकाल सकते हैं, ये जो बल्ब हमें दिए हुए हैं इनको हम निकाल सकते हैं आर बराबर V² बाई पी करके। 25 वॉट वाले का जो रेजिस्टेंस है R25, ये हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, यानी कि ये हो गया 1936। फिर है 100 वॉट के लिए, तो R100 बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 484 वोल्ट, सॉरी 484 ओम। अब ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया उन बल्ब। अब इन्हीं को ही जब हम लोग ने कनेक्ट किया है 440 वोल्ट के साथ, तो क्या करेंगे? ये जो दोनों हमारे बल्ब हैं वो सीरीज पे कनेक्टेड हैं,
टोटल सम इसका निकल कर आ जाएगा कुछ, जो कि 2420 ओम्स के बराबर होगा। तो इन अ सीरीज सर्किट, जो दोनों बल्ब हैं उनमें अब सेम करंट पास हो रहा है, दोनों में ही सेम करंट पास हो रहा है। तो सिंस द 25 वॉट बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस देन 100 वॉट बल्ब, वो जो है वो ज्यादा हीट डेसिपेट करेगा और उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है फ्यूज होने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, करेक्ट सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ इज ए बी सी डी। ये चार ऑप्शन जो आपने दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कैसे पता चलेगा? यहां पर अगर आप देखें, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बैटरी है, तो इनका कॉम्बिनेशन कहां पर किस तरीके से सही बैठ रहा है जिससे कि हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमें बताना है, कौन सा सेटअप सही होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे? जब हम ओम्स लॉ यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई निकालते हैं तो किसी कंडक्टर के क्रॉस देख रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पर कंडक्टर के क्रॉस का जो करंट की वैल्यू है वो हम देख पाएंगे? तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या होगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला जो रेजिस्टर है वो यहाँ पर कनेक्टेड। तो Ohm's law states that the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided its physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. तो I proportional to V यानी कि V proportional to I हम लेकर चल सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा RI। अब यहां पर क्योंकि कंडीशन ये है कि वोल्ट मीटर रजिस्टर के पैरेलल पे होना चाहिए और जो एमीटर है वो एक के सीरीज पर होना चाहिए, मतलब कि जो रजिस्टर है उसके सीरीज पर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, six equal resistance are connected between point P and Q and R shown in figure, then net resistance will be given, या the net resistance will be maximum between। तो ये क्या है कि छह इक्वल रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया गया है पॉइंट पी क्यू और आर के बीच में, कुछ इस तरीके से। ये है पी क्यू आर, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच और छह, छह रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। तो नेट रेजिस्टेंस हमें बताना है किसके बीच में मैक्सिमम होगा, पी क्यू के बीच में या क्यू आर के बीच में या पी आर के बीच, कहां पर मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम बताना है। तो अब क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा गौर से, आर जो है, आर आर का मतलब क्या है, एक हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसिडर कर ली, तो अगर आर 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 तीन रेजिस्टर्स पैरेलल पे लगे हैं तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा वो R by 3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर दो बराबर लगे हुए हैं तो ये R by 2 बन जाएगा। ये इधर हो गया R by 3 और इधर R by 2। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें कि ए वाला ऑप्शन जैसे पी एंड आर, बी है पी एंड क्यू, सी है क्यू एंड आर, और डी है टू पॉइंट्स, इनके बीच में कहीं पर कोई दूसरे पॉइंट्स है। तो देखिए इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, पहली बात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो बिटवीन टू पॉइंट्स क्यू एंड आर टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो वन बाई आर क्यू आर बराबर हो जाएगा वन बाई आर प्लस वन बाई आर बराबर आर बाई टू। अब पी और आर के बीच में रेजिस्टेंस है पैरेलल पर, यानी कि वन बाई आर पी आर, जो कि बराबर हो जाएगा वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर बराबर आर बाई थ्री के। अब अगर हम क्या करें कि जैसे कि जो रेजिस्टेंस अक्रॉस क्यू एंड आर है और अक्रॉस पी एंड आर है, उसमें हम लोग ऐसा ही अगर देखें तो क्या होगा, क्योंकि ये जो क्यू आर के क्रॉस है, जो पी आर के क्रॉस है, वो पी क्यू के पैरेलल पे है। तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट रेजिस्टेंस एज आर पी क्यू बराबर 5/11 आर, और आर क्यू आर हो गया 4/11 आर। तो आर पी आर बराबर हो जाएगा
3 टाइम्स R बाई 100। तो इस हिसाब से जो RPQ है वो सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू RQ, उससे भी ये जो RQ है वो ज्यादा होगा RPR से। तो यहाँ पर RPQ के क्रॉस यानी कि PQ के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। An infinite ladder network of resistances is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in figure. The 6-volt battery between A and B has negligible internal resistance. The effective resistance between A and B is। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास A 3 ohm, B 2 ohm, C है 6 by 5 ohm और D है 5 by 6 ohm। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है बी। तो मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर। तो अगर इसमें से हम कुछ हटा दें या कुछ जोड़ दें तो कोई कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मान लिया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है, और अगर उसपे से इतना हिस्सा हटा दे तो बाकी बचे हिस्से का भी रेजिस्टेंस आर ही होगा। तो यही चीज हमने करी कि इधर रेजिस्टेंस आर मान लिया, और ऐसा करने के बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फिर कैलकुलेट किया अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। और ए एंड बी के अक्रॉस जब हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया तो क्या हुआ कि मान लिया क्योंकि इनफाइनाइट था तो इसके क्रॉस भी रेजिस्टेंस आर ही है, ए और बी के बीच में आर ही है, ये ऐसा मान लिया। तो क्या हुआ कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर ये आ गया। यहाँ पर देखो ये सॉरी 1 ओम जो है वो सीरीज पे है विद दिस कॉम्बिनेशन, तो 1 प्लस हो गया 2 टाइम्स आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 2, जो कि आर के बराबर होगा। देन आर प्लस टू आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू आर। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर बराबर 2 ओम्स निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। इन द सर्किट इन द फिगर बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू विल बी नियरेस्ट टू। जो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस पी एंड क्यू वो सबसे नजदीक किस पे होगा? ऑप्शन है आपके पास ए 9.6 वी, बी है 6.6 वी, सी है 4 वोल्ट्स और डी है 3.2। इसका करेक्ट आंसर है डी। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसपे कि वोल्टेज है 48 और रेजिस्टेंस है 100 ओम। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 100 ओम और ये जो रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, और ये एक यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है जिसमें से कि इधर वाला हिस्सा 80 ओम्स का है और इधर वाला 20 ओम्स का। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सबसे पहले अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 20, और ये बन जाएगा टोटल 300 के। तो करंट आई बराबर 48/300 यानी कि 0.16 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा अक्रॉस पी एंड क्यू के क्रॉस 20 टाइम्स 0.16 यानी कि 3.2। इस क्वेश्चन को देखिए। अ चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेडी स्टेट यानी कि अब करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि कैपेसिटर है इधर और इधर ये जो बैटरी है वो लगी है, तो अब इधर करंट फ्लो नहीं होगा एक बार अगर चार्ज हो गया फुली तरीके से। तो चार ऑप्शंस है ए बी सी एंड डी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे निकालेंगे कि इन द स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो जाएंगे और एक्ट करेंगे एज ओपन सर्किट, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो हट जाएगा। ये वाला जब हट जाएगा तो 5 + 5 हो जाएगा 10। तो आई बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 + 5 यानी कि 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी वी बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट, और सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 5 वोल्ट। तो क्योंकि कैपेसिटर जो है वो सीरीज पर है तो इनमें जो चार्जेस है वो सेम होगा।
तो मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो Q के बराबर है। तो फ्रॉम KVL Q/2 प्लस Q/4 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो Q बराबर निकल कर आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन को देखिए, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Cu एंड अनडोप्ड SI इन द टेम्परेचर रेंज 300 to 400 Kelvin is best described by। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यहां पर अगर हम एक कॉपर की बात करें जो कि एक कंडक्टर है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और उससे ही थर्मल एनर्जी डिफाइन होती है। तो ये तो बात हो गई कंडक्टर्स की कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। अगर यहाँ पर सिलिकॉन होता, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर हु विल so with increase in temperature resistance will decrease। तो होगा क्या कि जैसे ही हम एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही जो इसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टर्स के केस पर टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि जो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है टेम्परेचर के बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें चेंज आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। चेंज यहाँ पर भी आता है उसी तरीके का, बट क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ रहे होते हैं, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।